CPSC 132 कोड नंबर है ये। स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन पेपर का नाम है। इस पेपर से संबंधी पहले ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, कुछ इस तरह से अभी बताऊंगी मैं। पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा पेपर का। कुल 100 अंक का पेपर होगा, 5 प्रश्न आपको करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा और 3 घंटे समय निर्धारित होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। खंड के अनुसार मैंने अलग किए हुए हैं क्वेश्चन, तो देखते हैं। खंड 1 से पूछे गए प्रश्न हैं। संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से होते हैं शिक्षा के लिए। मौलिक आधार बनाने के लिए संविधान में क्या परिकल्पना की गई है। स्वतंत्रता से पूर्व और बाद के काल में गठित विभिन्न शैक्षिक आयोगों पर प्रकाश डालिए। इसमें हम करेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था तो कौन कौन से आयोग बनाए गए थे, कौन कौन सी समितियां गठित की गई थी शिक्षा के बारे में, शिक्षा के प्रचार को बढ़ाने के लिए। और जब हम स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्रता के बाद के काल में जो शैक्षिक आयोग और जो समितियां आई वो कौन कौन सी थी, इस प्रश्न में यही लिखा जाएगा। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग सहित विभिन्न आयोगों की अनुशंसाओं की स्वीकार्यता एवं उनके कार्यान्वयन पर आलोचनात्मक लेख लिखिए। तो समय समय पर जो है मैंने बताया कि आयोग आते हैं, समिति आती हैं, कमीशंस आते हैं, उनके जो है अलग अलग अनुशंसाएं होती हैं, अलग अलग रिकमेंडेशंस होती हैं, सिफारिशें होती हैं कि शिक्षा में हमें ये परिवर्तन करना चाहिए। तो विश्वविद्यालय आयोग आया, माध्यमिक शिक्षा आयोग आया और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। इन 3 आयोगों के बारे में बताना है हमें कि ये कब आए और इनके माध्यम से किस तरह की शिक्षा के प्रचार की सिफारिशें की गई, ठीक है, और उनका क्या कार्यान्वयन हुआ, यानी वो कितनी सफल रही और उनमें क्या क्या कमियां थी। आलोचनात्मक भी लिखना है इन तीनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो खंड 1 में से पूछा जा सकता है। भारत में शैक्षिक नीतियों पर चर्चा करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का वर्णन करें। 2020 की जो शिक्षा नीति है वो अभी आई है। भारत में शैक्षिक नीतियों पर चर्चा करनी है, यानी 2020 से पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भी आई हैं, जैसे सबसे पहले 1968 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके बाद 1986 में आई, 1992 में प्रोग्राम ऑन एक्शन आया और उसके बाद 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। तो उन नीतियों में क्या खामियां थी, क्या खूबियां थी, और अब जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए हम ये सब लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 टिप्पणी आ सकती है। शिक्षा में उभरते मुद्दे और चिंताएं। इसमें हम जो शिक्षा में समय समय पर जो मुद्दे उभर रहे हैं, जो जो सिफारिशें की गई थी उनके बारे में बता सकते हैं और भावी चिंताएं भी बता सकते हैं। जैसे शिक्षा में चिंताएं को मद्देनज़र रखते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का गठन किया गया था, क्योंकि आजकल जो वोकेशनल स्टडीज़ है, वोकेशनल स्टडीज़ के माध्यम से बच्चों को रोज़गार प्राप्त होंगे, तो उसी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया है। तो ये कुछ मुद्दे और चिंताएं हैं, वो हम इसके आंसर में लिख सकते हैं। ये खंड 1 से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खंड 2 132 BESC 132 का खंड 2 है। इसमें से प्रश्न ये कुल 5 हैं, आप पढ़ सकते हैं। औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में विद्यालय शिक्षा के स्वरूप पर चर्चा कीजिए। औपचारिक यानी जो औपचारिक संस्थाओं में, स्कूल कॉलेजेज में जाके जो रेगुलर जाके पढ़ाई की जाती है, दैट इज़ औपचारिक। निरौपचारिक जब जो है सीधे सीधे जाके स्टडी नहीं की जाती, निरौपचारिक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जो है, जैसे ऑनलाइन हो गया तो वो हो गया निरौपचारिक क्षेत्र में विद्यालयी शिक्षा। सभी के लिए गुणात्मक शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए जो शैक्षिक पहल की गई है उनका वर्णन कीजिए। यानी कि जो शैक्षिक पहल की गई है शिक्षा के क्षेत्र में, स्टार्टिंग में जब क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, चाहे वो करिकुलम में चेंज हुआ, चाहे वो टीचिंग मेथडोलॉजी में चेंज किया, तो उसके बारे में हमें बताना है। पूर्व प्राथमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा पर संस्थागत स्वरूपों एवं प्रबंधन की चर्चा करें। यहाँ पर हमें बताना है कि शिक्षा के जो भी संस्थान हैं, स्कूल हैं, उनमें जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो होती है यानी प्रिपरेटरी एजुकेशन होती है और प्राइमरी शिक्षा होती है, उसका स्वरूप क्या है और उसका प्रबंधन
किस तरह से किया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। इसमें व्यावसायिक शिक्षा का क्या महत्व है, व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है, उसकी भूमिका क्या होती है रोजगार दिलाने में और उसका क्या महत्व है, ये हमें लिखना है। विद्यालयी शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए केंद्र एवं राज्य की विविध योजनाओं का विश्लेषण करें। इस यूनिट में विभिन्न योजनाएं दी गई हैं जो आपका लर्निंग मटेरियल है उसमें, तो वो आपको योजनाएं बतानी हैं कौन कौन सी हैं, जो योजनाएं जो शिक्षा का व्यवसायीकरण करती हैं, ठीक है, जो व्यवसाय को उन्मुख हैं, जिस विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से बच्चे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, उन योजनाओं के बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट है टिप्पणी, मुक्त और दूरस्थ अधिगम व्यवस्था। ये ओपन एजुकेशन है, जैसे आपका ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग स्कूल हो गया, SOL से जो बच्चे करते हैं, दूरस्थ हो गया डिस्टेंस से जो बच्चे करते हैं, जैसे आपका इग्नो हो गया। सर्व शिक्षा अभियान एक अभियान है शिक्षा जगत में जो शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए खोला गया था, कब खोला गया था और इसके क्या उद्देश्य थे, ये आपको बताना है। केंद्र प्रायोजित विद्यालय, जैसे आपके प्रतिभा विकास विद्यालय हो गए, तो इन सब के बारे में बताना है इसके साथ ही। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है आपकी खंड 4, उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शिक्षा में सरकारी निजी भागीदारी प्रारूप PPP मॉडल पर चर्चा करनी है। आगे संस्थागत उत्तरदायित्व का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके सुनिश्चयन के प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। संस्थागत उत्तरदायित्व का मतलब होता है कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, उसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उसको अपने यहाँ पर कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, कैसी फैकल्टी रखनी चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को प्रोत्साहित करने वाली युक्तियों पर प्रकाश डालिए। संपूर्ण गुणवत्ता, वहाँ पर हमने बात की थी क्वालिटी एजुकेशन की। गुणवत्ता प्रबंधन, यहाँ पर मैनेजमेंट की बात आती है कि क्वालिटी पूर्ण जो मैनेजमेंट है वह कैसा होना चाहिए विद्यालयों में भी और उच्च शिक्षा में, यानी कि बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, कितने छात्र हैं उनके अनुसार वॉशरूम की व्यवस्था करना, ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करना, अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो क्लासरूम बड़ा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सेक्शन बनाना। तो ये सारा जो मैनेजमेंट आएगा स्कूल में भी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी, उसके बारे में आपको बताना है। शिक्षा में गुणवत्ता निर्धारक निकायों, देखो शिक्षा की गुणवत्ता कैसे निर्धारित की जाए, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, विद्यालय है, वह गुणवत्ता परक कैसे है, उसमें क्या गुणवत्ता परक प्रबंधन है, इसकी जांच करने के लिए कुछ निकायों को बनाया गया है, जैसे NAAC है, QCI है, NBA है, जो समय समय पर जांच करते हैं कि क्या इसमें गुणवत्ता परक प्रबंधन है, क्या इसमें गुणवत्ता परक टीचर हैं, क्या जो करिकुलम लगाया गया है उसमें गुणवत्ता है, जो बिल्डिंग है उसमें गुणवत्ता है, वह स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो इन सब बातों का निर्धारण ये जो संस्थाएं करती हैं उसके बारे में आपको बताना है। आगे टिप्पणी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है खंड, ये खंड 4 से थे और ये खंड 3 से पूछे गए प्रश्न हैं। भारत में महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के प्रकार एवं प्रकृति मानक प्रणाली प्रबंधन के प्रकार पर प्रकाश डालिए। भारत में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के प्रकार, यानी कुछ गवर्नमेंट होते हैं, कुछ प्राइवेट होती हैं, और उनकी जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है, और उनका जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है। मानक प्रणाली का अर्थ है कि उनमें क्या क्या मापदंड होने चाहिए, क्या क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के लिए, और उसका जिक्र यहाँ पर करना है। विविध तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा संस्थानों के प्रकारों का वर्णन करते हुए तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को नियंत्रित करने वाली विभिन्न नियामक संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन है, देखिए। सबसे पहले हमें विविध तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा संस्थानों के प्रकारों का वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि विविध तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा संस्थान कौन से हैं और उनके प्रकार कौन से हैं, और उसके बाद उनको जो नियंत्रित करती हैं, जो नियामक संस्थाएं हैं, जो समय समय पर उनकी जांच करती हैं, उनका वर्णन यहाँ पर करना है। आगे टिप्पणी है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन पेपर। अब हम बात करेंगे यूनिट 1 पर। यूनिट 1 में शिक्षा से जुड़े संवैधानिक प्रावधान और शिक्षा संविधान की प्रस्तावना में शिक्षा के सिद्धांतों का कैसे मार्गदर्शन होता है, या प्रस्तावना में जो भी दिया गया है उससे शिक्षा के सिद्धांतों का निर्धारण
कैसे होता है ये हम देखेंगे। इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें संविधान की प्रस्तावना है। संविधान में की प्रस्तावना में आप देखोगे कि कुछ मूल्य दिए गए हैं, कुछ जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, सबको समानता का अधिकार, इस तरह से कुछ वर्ड दिए गए हैं। उनको जो है शिक्षा के क्षेत्र में जब लाया जाता है, पंथ निरपेक्षता या समानता का अधिकार है, उसको जब शिक्षा के क्षेत्र में जब लाया जाता है तो उसका क्या अर्थ होता है। आपके सिलेबस में शिक्षा से संबंधी कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं, उन अनुच्छेदों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आपके प्रश्न पत्र में अगर ये आता है कि शिक्षा से जुड़े संवैधानिक प्रावधान बताइए, तो आप 3 से 4 जो संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में बता सकते हैं। जो आपका स्टडी लर्निंग मटेरियल है उसमें काफ़ी अनुच्छेद दिए गए हैं, उन सबको ना लिखते हुए आप 3 से 4 अनुच्छेद के बारे में अच्छे से जानिए और उन्हीं को एक्सप्लोर कर दीजिए। तो आइए हम देखते हैं अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 14, हमारे जो संविधान निर्माता थे वो इस देश के बारे में जानते थे कि इस देश में क्या कमियां हैं, जातिगत क्या कमियां हैं या वर्ण भेद की क्या कमियां हैं। तो जब उन्होंने संविधान का जब निर्माण किया तो उन्होंने ऐसी वैल्यूज़ रखी, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद बनाए जिससे कि सब समानता की प्राप्ति हो, जिनको कि सबको समानता की प्राप्ति हो। और उसके लिए जो अनुच्छेद हैं उनमें से एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब समान हैं। इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ टू ऑल, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, सबके लिए जो है कानून बराबर है, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं, सब समान हैं। अनुच्छेद 14 यह कहता है। अब देखो ये तो हो गया एक लाइन में कि अनुच्छेद 14 हमें समानता के बारे में बताता है कि सभी व्यक्ति समान हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि हमारा पेपर है एजुकेशन, तो हमें शिक्षा से जोड़ना है। अब हम शिक्षा से कैसे जोड़ेंगे कि विधि के सब सामने जो है सब समान हैं। क्यों? क्योंकि जो राज्य है या जो गवर्नमेंट है वो सबको शिक्षा की पहुंच देती है, शिक्षा सब तक पहुंचे इसके लिए वह सबको अवसर देती है। सबके यहाँ पर स्कूल खोलती है। मान लो बहुत बड़े एरिया में से स्कूल नहीं है तो राज्य देखेगा कि अच्छा इतने लंबे जो एरिया है इसमें कोई स्कूल नहीं है, तो हम यहाँ पर एक स्कूल खोलें ताकि सबको शिक्षा दी जा सके। तो रीच ऑफ एजुकेशन टू ऑल, तो सबके लिए यह जो है एक्सेस कराता है, यानी सबके लिए शिक्षा की पहुँच ये जो है देता है ये अनुच्छेद 14। इसीलिए हम इसको शिक्षा की पहुंच को और समानता को जोड़ सकते हैं, यानी विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में कहा गया है। और यह जो विधि के समक्ष समानता है इसको प्रत्येक राज्य या जो भारत की जो सरकार है वह शिक्षा की पहुंच सबके लिए उपलब्ध कराती है। आप इस तरह से लिखोगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका मैं एग्जांपल दूंगी कि कैसे पहुंच उपलब्ध कराती है। अब है आपका अनुच्छेद 15, भेदभाव निषेध की गारंटी। ठीक है, देखो मैंने बताया था कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने देखा या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हमारे यहाँ पर पता नहीं कितने सालों से जो है भेदभाव की धारणा चलती आ रही है। समाज में जो वर्ग रहते हैं अलग अलग, उनके बीच भेदभाव की भावना है। समाज के कुछ ही वर्गों को एजुकेशन का अधिकार दिया जाता था, तो उन्होंने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अनुच्छेद 15 को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी भेदभाव निषेध की गारंटी देता है अनुच्छेद 15। अब देखो हम इसको शिक्षा से कैसे जोड़ सकते हैं। अंग्रेजी वाले बच्चे देख लें, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब एजुकेशन से कैसे जोड़ सकते हैं हम इसको कि देखो शैक्षिक अवसरों में वह समानता देता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो जो है एक गरीब का बच्चा है या एक जमींदार का बच्चा है और एक मजदूर का बच्चा है और गांव में कोई स्कूल है और उस स्कूल में उस मजदूर के बच्चे को एडमिशन देने से मना कर दिया जाता है और जो जमींदार का बच्चा है उसको एडमिशन दे दिया जाता है, तो यह किसका उल्लंघन होगा?
ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा या 15 का उल्लंघन होगा। आगे जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 21। यह बिल्कुल इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है शिक्षा के संदर्भ में। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सब बच्चों को प्रदान की जाएगी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सब बच्चों को प्रदान की जाएगी। तो कौन करेगा? प्रत्येक राज्य। अनुच्छेद 21 के अनुसार, अनुच्छेद 21 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन लेने का अधिकार है और इसकी व्यवस्था प्रत्येक राज्य अपने राज्य में करेगा। उसकी व्यवस्था करेगा राज्य, ये राज्य का उत्तरदायित्व है। तो आज हमने ये 3 अनुच्छेद देखे हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रही हूँ। मान लो इफ ए ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन परमिशन टू ओपन अ तेलुगु मीडियम स्कूल इन केरला, अगर केरल में लोगों के एक समूह को तेलुगु माध्यम विद्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो यह किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? देखो बेटा, इस केस में जो है अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यह अनुच्छेद राज्य द्वारा धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव के निषेध की गारंटी देता है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यह क्या करता है? शैक्षिक अवसरों में समानता की गारंटी भी देता है कि सभी को शैक्षिक अवसरों लेने की जो है अधिकार है। इसी तरह से अगर हम देखें विधि के समक्ष समानता, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अभी मैंने बताया था कि एक जमींदार का बेटा है और एक मजदूर का बच्चा है, और मजदूर के बच्चे को जो है डिनाई कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है कि हम आपको स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे। तो ये क्या होगा कि जो शिक्षा की जो पहुंच है वह सबके लिए है। देखो, हमने यहाँ पर क्या कहा था कि जो शिक्षा की जो पहुंच है वह सबके लिए है। तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिएगा। ये सारा लिखित रूप में आपको मिल जाएगा।